Our next chapter is chapter number 7 integrals। ठीक है जी, अब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन होती क्या है, ठीक है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। इसको हम इंटीग्रल कैलकुलस भी बोलते हैं, ठीक है जी। अब है इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये क्या एक तरीका है, देखो ये एक तरीका है, इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोल देते हैं हम, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन का उल्टा, राइट, एंटी डिफरेंशिएशन। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस एक्स होती है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि कॉस एक्स की एंटी डिफरेंशिएशन क्या होगी, साइन एक्स होगी ना। तो इसको हम बोल देते हैं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा यानी एंटी डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन। एंटी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक ही चीज़ है, ठीक है। ऐसे ही आप देखो x³/3 है, आप इसका करो तो 3 कितना आ जाएगा, 3x²/3 आ जाएगा, ठीक है। 3 है ना, 3 से 3 कट गया, x² आ गया। तो इसकी डिफरेंशिएशन इज दिस और इसकी एंटी डिफरेंशिएशन इज दिस। तो यानी x² की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये होगी बाय द वे ऑफ एंटी डिफरेंशिएशन। तो ऐसे ही ex का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंशिएशन भी यही है, तो इसका मतलब एंटी डेरिवेटिव भी यही होगा इसका। क्लियर है। तो एक तरीका ये है इंटीग्रेशन करने का। ये वो वाले, ये किस में कामयाब होता है, ये उनमें कामयाब होता है जो सिंगल है। जैसे साइन का कॉस है हमें पता, तो कॉस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है, देखो ये चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक c आ रहा है, राइट, c आ रहा है। तो देखो साइन एक्स को छोड़ो, आप एक सिंपल सा लेता हूं मैं आपके पास, या चलो साइन एक्स से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स। अब मैं आपको कहता हूं साइन एक्स प्लस 1 की डिफरेंशिएशन क्या है, तो ये भी कॉस एक्स है, क्योंकि 1 की तो 0 हो जाएगी। इसका मतलब मैं 1 2 3 4 कोई भी कांस्टेंट ले लूँ तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, कॉस एक्स ही आएगी। तो अगर मैं उस कांस्टेंट को कैपिटल C से डाल दूँ तो सबकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, कॉस एक्स। इसका मतलब कॉस एक्स का जो मैं एंटी डेरिवेटिव निकालूंगा वो क्या आएगा, साइन एक्स तो सिर्फ एक था, प्लस C आ सकता है ना, मतलब कोई भी वैल्यू आ सकती है ना। अब कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव करो, खाली साइन एक्स आ रहा है। कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव करो, साइन एक्स प्लस 1 भी आ रहा है। बात समझ आ रही है आपको। तो इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव है वो क्या है, एफ एक्स प्लस सी है। यानी एफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, कैपिटल एफ जो हम इंटीग्रेशन के लिए शो करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रल प्लस सी। अब इससे मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है इसको हम बोल देते हैं सी को कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जैसे हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे ना तब हमें और क्लियर हो जाएगा। तो इसको अभी फ़िलहाल हम आगे चलते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं। अच्छा, ये कुछ टर्म्स हैं, सिंबल्स हैं, ठीक है। आप इसको टर्म्स आनी चाहिए आपको कि क्या क्या टर्म्स बोल रहे हैं हम। देखो एफ एक्स डी एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं कि इंटीग्रल ऑफ एफ। ये जो साइन है ये इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो डी एक्स है ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स शो कर रहा है। एफ एक्स की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है जी। और इंटीग्रेशन का ये सिंबल है। एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, जो ये इंटीग्रेशन का पूरा हमने अभी सिंबल डिस्कस किया उसमें एफ एक्स को बोलते हैं हम इंटीग्रेंड, ठीक है। एक्स को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। एफ एक्स इंटीग्रेंड है और एक्स जो है मेरा वेरिएबल है, ठीक है। इंटीग्रेट किस है, इस प्रोसेस को पूरे को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट करना या इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। फाइंड द इंटीग्रल, राइट। और एन इंटीग्रल ऑफ एफ, तो कैपिटल एफ क्या आ जाएगा आपका, इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कैपिटल एफ अगर मेरी इंटीग्रेशन है तो उसकी डिफरेंशिएशन अगर करूंगा तो एफ ही आ जाएगा ना वापस,
तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत ही हमारी समझने की हैं। इंटीग्रेशन प्रोसेस को बोलते हैं और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम सी को बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है अब कुछ ऐसे ही फंक्शन जिनके डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स याद रखने बड़े आसान है और मस्ट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे देखो, इससे पहले मैं आपको सी की एक स्टोरी बनाता हूँ। आपको राइट हैंड साइड में सारे इंटीग्रल्स में प्लस सी दिख रहा है, तो हल्की सी मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ। जैसे हमने साइन एक्स प्लस 1 प्लस 2 की देखी थी कि एंटी डेरिवेटिव में सी आएगा ही आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम डेरिवेटिव करते हैं वो तो एक ही होता है किसी चीज़ का, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं ना तो वो एक फैमिली ऑफ कर्व्स का आंसर आता है। इंटीग्रेशन एक फैमिली ऑफ कर्व्स आता है। साइन एक्स प्लस 1 एक अलग कर्व है, साइन एक्स प्लस 2 एक अलग कर्व है, साइन एक्स प्लस 3 एक अलग कर्व है, लेकिन सारे पैरेलल हैं आपस में, थोड़ा थोड़ा गैप के बाद है ना। ठीक है, तो फैमिली ऑफ कर्व्स निकल के आता है हमारी इंटीग्रेशन से। ठीक है, और इस इंटीग्रेशन को हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेट में क्या होता है, बाउंड्री लग जाती है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो सी की, इसलिए सी हमें क्या शो करता है कि ये हमारे पास एक फैमिली ऑफ कर्व्स की इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि वो हमें फैमिली ऑफ कर्व्स मिलता है उससे। राइट, तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो डेरिवेटिव, आपको डेरिवेटिव दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखना है, मेरी क्या है, मेरा फंक्शन है, इंटीग्रेंड है मेरा एक्स एन डी एक्स की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इसकी क्या होती है, इसकी होती है जी, हम पावर में n+1 कर देते हैं, एक्स n+1 ओवर n+1। ठीक है, अब आप क्या करो, प्लस सी तो आएगा ही आएगा। अब आप इसकी डिफ्रेंशिएशन कर दो, एक्स n+1 ओवर n+1 की जैसे ही आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, n+1 कितना आ जाएगा, n+1 एक्स पावर एक कम हो जाएगी और नीचे n+1 एज इट इज़ आ जाएगा, कट जाएगा तो xn आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस फंक्शन की, या कैपिटल F हो गया ना मेरा, जैसे ही मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ तो मेरा सिंपल F आ रहा है। तो ये एंटी डेरिवेटिव का तरीका है। और इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखने का तरीका कि x⁴n की इंटीग्रेशन क्या होती है कि हम पावर में 1 ऐड कर देते हैं और नीचे भी पावर में 1 ऐड करते हैं। डिफ्रेंशिएशन में माइनस करते थे और मल्टीप्लाई होता था, इंटीग्रेशन में +1 करते हैं और डिवाइड होता है। राइट, और n इज़ नॉट इक्वल टू -1, ऑब्वियसली नीचे 0 नहीं हो सकता, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब आपको ऐसे ही सारे करने हैं। ठीक है, मैं राइट से लेफ्ट करके दिखाऊंगा क्योंकि राइट इज ईजी। जब यहाँ पे 1 होता है, 1.dx, इंटीग्रल 1.dx, ठीक है, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि x की पावर 0 है ना, x की पावर 0, तो 1 ऐड करेंगे तो x बन जाता है सीधा, क्योंकि यहाँ पे आपकी x की पावर 0 है। अब इसमें आप 1 ऐड करोगे और नीचे भी 0 + 1 करोगे तो x बन जाएगा ना। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की कितनी होती है, कांस्टेंट तो बाहर निकल जाता है, तो खाली dx बच जाएगा अंदर, खाली dx की इज x + c। अब आप x की डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको पता ही है 1 आएगी। ठीक है, तो ये आपकी एंटी डेरिवेटिव से निकालने का तरीका हो गया। cos x की इंटीग्रेशन होती है जी sin x। ठीक है, अब आप इनमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ किसके आगे माइनस लगेगा किसके आगे नहीं लगेगा। जैसे sin x की इंटीग्रेशन क्या होगी, -cos x। आप एंटी डेरिवेटिव करके देख सकते हैं, आपका आंसर सही आ जाएगा। आपने -cos x की डिफ्रेंशिएशन करी, sin x आ रहा है, इसका मतलब sin x की इंटीग्रेशन इज -cos x। प्लस c तो आएगा ही आएगा क्योंकि पूरे फैमिली ऑफ कर्व्स की इंटीग्रेशन, sin x की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, पूरी फैमिली ऑफ कर्व्स। राइट, तो प्लस c तो सब में लगेगा ही लगेगा। अब इसको बोलो चाहे ना बोलो, ये इट इज़ अंडरस्टूड। अब इसमें साइंस की प्रॉब्लम है, तो डिफ्रेंशिएशन में एक डिफरेंस है। डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन जब आप करते हो तो जैसे कॉस की माइनस साइन आती है, राइट, लेकिन जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो साइन की माइनस कॉस आ रही है। तो आपने क्या याद रखना है, डिफ्रेंशिएशन में जो फर्स्ट है, फर्स्ट जितने भी सी हैं, कॉट की क्या होती है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोसेकेंट की क्या होती है, माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, है ना। तो जितने भी सी स्टार्ट होते हैं वो सब नेगेटिव होते हैं। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में जितने भी सी एंडिंग में होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। जैसे कि
साइन का कॉस, अब कॉस है ना राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड मानो, एंडिंग मत मानो, राइट हैंड साइड मान लो। इधर लेफ्ट हैंड साइड में जितने सी होते हैं डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन चैप्टर हमने पहले करा तो लेफ्ट पहले आता है, ऐसे याद रख लो। और इंटीग्रेशन में राइट हमने बाद में करा चैप्टर, राइट हैंड साइड में जितने सी आते हैं दोज आर नेगेटिव। तो साइन का सी राइट में आया है तो इट विल बी नेगेटिव, ठीक है जी। सीकेंट स्क्वायर की क्या होती है, टेन एक्स, क्योंकि टेन एक्स की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स होती है, सिंपल, प्लस सी। कोसिकेंट स्क्वायर की क्या होगी जी, कॉट एक्स होती, कॉट एक्स की कोसिकेंट रहती है ना। अब माइनस सी, इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ सी है तो नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, अदरवाइज हमने तो राइट हैंड साइड देखनी है, इट विल बी माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। और ऐसे ही आगे सीकेंट एक्स टेन एक्स की, सीकेंट एक्स टेन एक्स की है जी सीकेंट एक्स, ठीक है। आप उल्टा एंटी डेरिवेटिव से याद रख सकते हो, वो ज़्यादा आसान है कि सीकेंट एक्स की सीकेंट एक्स टेन एक्स होती है, सो सीकेंट एक्स टेन एक्स की सीकेंट एक्स प्लस सी। कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स की कोसिकेंट एक्स बनेगी बट नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि राइट हैंड साइड में सी है, प्लस सी। ओके, नेक्स्ट कम्स डी एक्स ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी क्या होगी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, यही होती है डी एक्स ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही यही चीज़ माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी बनेगी, क्यों बनेगी, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, जस्ट एक माइनस साइन ही तो एक्स्ट्रा लग जाता है, माइनस साइन यहाँ ऊपर एक्स्ट्रा लग जाता है ना, -1, तो वो साइन तो वापस हम इधर भी डाल सकते हैं। तो इस केस में दोनों की मेरी दोनों सेम डी एक्स ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर की साइन इनवर्स एक्स भी बन सकती है और माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी बन सकती है, ठीक है। राइट हैंड साइड में सी है, नेगेटिव साइन, ये भी हम याद रख सकते हैं। वन प्लस एक्स स्क्वायर की टेन एक्स भी बन सकती है और माइनस कॉट एक्स भी, इनवर्स एक्स भी बन सकती है, सेम चीज़ जो ऊपर हमने करी थी। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कॉट एक्स की, कॉट इनवर्स एक्स की देखूंगा तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस साइन पड़ली तरफ ले जाओ तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स की भी सेम बन जाएगी। तो इसमें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की दोनों की चाहे तो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हैं या माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, अगेन राइट हैंड साइड में सी है, नेगेटिव साइन। नेक्स्ट है डी एक्स ओवर एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 की सीकेट इनवर्स एक्स भी हो सकती है और माइनस को सीकेट इनवर्स एक्स भी हो सकती है, क्योंकि वही नेगेटिव साइन वाली हमारी सेम जो पीछे हमने स्टोरी करी थी कि नेगेटिव यहाँ पे होता तो कोसिकेट इनवर्स एक्स की बन जाती है डेरिवेशन, वो डेरिवेटिव है ना, तो इसलिए हमने माइनस साइन उधर कर दिया, तो सेम का ही दोनों बन सकते हैं। सी नेगेटिव है देखो राइट हैंड साइड में, तो ये नेगेटिव लॉ हमारा एज इट इज चल रहा है। नेक्स्ट इज ई एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, ई एक्स ही रहेगी क्योंकि इसकी डेरिवेशन यही होती है खुद, प्लस सी तो लगेगा ही लगेगा। 1/x की क्या होती है, 1/x की लॉग ऑफ मॉड एक्स होती है, ठीक है, लॉग ऑफ मॉड एक्स होती है। क्यों होती है, क्योंकि प्लस एक्स लोगे नेगेटिव नंबर होगा या पॉजिटिव, वैसे तो लॉग के साथ नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं है, इसलिए आपको मॉड लेना ही लेना पड़ेगा। आप दोनों की करोगे तो दोनों की एंटी डेरिवेटिव, दोनों का डेरिवेटिव 1/x ही होने वाला है ना लॉग का, ठीक है। तो लॉग 1/x का, क्योंकि प्लस माइनस दोनों केसेस में लॉग x ही होगा, तो लॉग ऑफ मॉड x, ठीक है, और x जो है मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए मॉड लगेगा ही लगेगा, प्लस सी, राइट। ऐसे ही ax की, अब ax की क्या होती है, आप इसको अगर याद नहीं रख सकते तो आपने क्या करना, मैंने आपको क्या कहा था, ax की डेरिवेशन क्या होती है, डेरिवेटिव अगर मैं निकालूँ तो क्या होता है जी, ax log a होता है, राइट। अब मैंने इसमें आपको बताया क्या करना है, इंटीग्रेशन में आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन में सेम चीज़ आपने डिवाइड करनी है, जो आप मल्टीप्लाई करते हो चेन रूल में, वही चेन रूल को डिवाइड कर देना। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स आप करेंगे तो क्या होगा, ए एक्स की ए एक्स, क्योंकि ई एक्स होती है लेकिन ये नहीं है, तो चेन रूल से आप डिवाइड कर दो, लॉग ए, ठीक है, प्लस सी तो आएगा ही आएगा। तो दिस इज दैट इजी टू रिमेंबर, राइट। चेन रूल को आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और एंटी डेरिवेटिव से क्या करेंगे, इसी की डेरिवेशन करेंगे तो आप a रेज टू पावर x आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। इंडेफिनेट हमें समझ आएगा कि कोई इसमें अभी भी बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। जब यह डेफिनेट हो जाएगा तो इसमें बाउंडेशन आ जाएगी कि आपने a से b तक ही करना है, तो लिमिट्स आ जाएंगी बेसिकली उसमें, अभी कोई लिमिट्स नहीं है इसमें। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, जैसे मैं आपकी डी बाई डी एक्स की इंटरप्रिटेशन पूछता हूँ क्या है ज्योमेट्रिकल,
तो जब मैं डी बाई डी एक्स की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करता हूँ तो मुझे पता है कि ये स्लोप है किसका, टेंजेंट का उस पर्टिकुलर कर्व के पॉइंट पे, है ना। तो हमें ये चीज़ पता है। ऐसे ही इंटीग्रल का क्या मतलब होगा, इंटीग्रल का मतलब होगा, देखो एक चीज़ समझो, एक फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। क्या लिया उसने फंक्शन, एफ एक्स को 2x ले लिया उसने, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगी एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव जो है वो 2x है ना। तो सॉरी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, तो 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये इंटीग्रेशन होगी ना। तो 2x का इंटीग्रल इज एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन भी यही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की इंटीग्रेशन भी यही है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 की इंटीग्रेशन भी यही है, सब की इंटीग्रेशन यही है, 2x ही है, सॉरी डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। इसकी डिफ्रेंसिएशन भी 2x है, इसकी डिफ्रेंसिएशन भी 2x है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस सी जनरल टर्म में इसकी डिफ्रेंसिएशन जो है वो 2x है, राइट। तो इसका मतलब 2x का अगर इंटीग्रल करता हूँ तो कुछ भी हो सकता है। तो इंटीग्रल का क्या मतलब होता है, इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि एफ एक्स की इंटीग्रेशन अगर कर रहा हूँ तो मैं पूरे फैमिली ऑफ कर्व्स निकाल रहा हूँ जिनका स्लोप 2x हो सकता है। मैं वो सब फैमिली ऑफ कर्व्स निकाल रहा हूँ क्योंकि इनको डी बाई डी एक्स करूँगा ना, मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 को क्या करूँगा, डी बाई डी एक्स करूँगा ना, मतलब इसका स्लोप निकालूंगा ना मैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 को डी बाई डी एक्स करूँगा तो इसका स्लोप निकालूंगा ना मैं। तो इसका इन सभी का स्लोप जो है, मतलब इन सभी के टेंजेंट का स्लोप जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट में सबका 2x है। समझ आ रही है बात। तो इंटीग्रल में जिस चीज़ का निकाल रहा हूँ मैं, एक ऐसे फैमिली ऑफ कर्व्स निकाल रहा हूँ जिनका उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सबका स्लोप सेम है, मतलब सबकी टेंजेंट्स पैरेलल हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है इंटीग्रेशन का, इनडेफिनेट का, डेफिनेट का नहीं है, इनडेफिनेट का, ठीक है। डेफिनेट का जैसे आगे आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा। तो अब आप इस चीज़ को समझ गए हो। अब आप देखो इस डायग्राम को देख लो जो हमने बात करी थी कि एक्स स्क्वायर का, देखो आप एक्स स्क्वायर का ये कर्व बनाया है उसने। अब इसको जैसे ही आप डी एक्स करेंगे 2x आ जाएगा, y डैश क्या आएगा इसका 2x आएगा ना। तो 2x इसकी क्या है, इसकी कर्व, ये देखो ये इसकी टेंजेंट का स्लोप 2x, ठीक है। जब आप एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 करेंगे तो कर्व यहाँ शिफ्ट हो गया एक ऊपर, ठीक है, लेकिन y डैश तो 2x ही रहा ना। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही है वो 2x ही है सपोज। ऐसे ही सारे फैमिली ऑफ कर्व्स हैं अलग अलग के लिए, सबकी टेंजेंट क्या आएंगी 2x, दैट मीन्स पैरेलल आएंगी। अब कब पैरेलल आएंगी, जब x सेम रहेगा तभी पैरेलल आएंगी ना। ये ध्यान रखना, x अलग होगा तो अलग आएंगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x कब सेम होगा, सब में इनमें कोई भी ले लो। सपोज यहाँ पे 1 पे ले ली, 1 0 पे, तो 1 0 पे सबका स्लोप कितना हो गया, 2 हो गया ना, 2 × 1 2। तो इसका मतलब सबका स्लोप 2 आ रहा है, तो सबका स्लोप पैरेलल है, ठीक है। अब ये क्या मतलब हुआ कि मैंने उस वेरिएबल जो मेरा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, डी एक्स इसी पे आ रहा है ना मेरा, तो जो मेरा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है उसके परपेंडिकुलर अगर मैं लाइन खींच रहा हूँ, वो जहाँ जहाँ मेरे कर्व्स को काट रहा है वहाँ वहाँ पे मेरा जो टेंजेंट है, जो स्लोप है उसका, वो एक दूसरे, वो बराबर है स्लोप, यानी टेंजेंट्स पैरेलल हैं। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इंटीग्रेशन का। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है जी। तो अब सबसे पहले क्या होगा, देखो एफ एक्स को अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वो कैपिटल एफ से शो किया जाएगा, प्लस सी, हमें समझ आ गया फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए, राइट। अब वो कहता है कि अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ इंटीग्रल की, ये देखो इंटीग्रेशन निकालनी है ना पूरी, तो इंटीग्रेशन निकालने और उसको तो नलीफाई हो जाएंगे कि इंटीग्रल का साइन, एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो एफ एक्स ही आ जाएगा, ठीक है जी। तो डी बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट वो हैं, फंक्शंस हैं इनका, तो ये कैंसल आउट कर देंगे एक दूसरे को। सिमिलरली अगर इंटीग्रेशन बाहर है और डी बाई डी एक्स अंदर है, एफ डैश एक्स है ना, तो भी कैंसल आउट हो जाएंगे और दोनों केसेस में क्या आएगा, एफ एक्स आएगा। बस जिसमें इंटीग्रेशन कर रहे हैं बाद में हम, ठीक है, एफ डैश एक्स ही कर रहे हैं, तो एफ एक्स साथ प्लस सी ज़रूर आएगा, क्योंकि इन सब की इंटीग्रेशन अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो एफ डैश एक्स ही होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है जी
कि अगर दो इंडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, ठीक है, विद द सेम डेरिवेटिव, उनका डेरिवेटिव सेम निकल के आ रहा है, ठीक है जी, टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स, वो मतलब लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स। तो अगर इंटीग्रल, दो इंडेफिनेट इंटीग्रल्स का डेरिवेटिव सेम आ रहा है तो कहने का मतलब दोनों फंक्शंस क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं और वो सेम फैमिली ऑफ कर्व्स को लीड करते हैं। कहने का मतलब देखो, ये एफ एक्स का इंटीग्रल किया, ये जी एक्स का इंटीग्रल, फिर हमने उसका डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये कहाँ तक एंड में रिजल्ट क्या आएगा कि जी एक्स और एफ एक्स जो है वो दोनों इक्वल होंगे। अब जब ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा और ये जी एक्स प्लस सी टाइप का हो जाएगा ना। तो क्या होगा, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि एफ एक्स और जी एक्स जो है वो इक्विवेलेंट है, ठीक है जी। उनका इंटीग्रल भी इंटीग्रल है क्योंकि दोनों का डेरिवेटिव सेम दे रहा है ना, तो ये दोनों का एक टाइप से हमारा इक्विवेलेंट है, दोनों को हटा सकता हूँ मैं, तो मेरे ये भी इंटीग्रल्स भी इक्विवेलेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी है जी कि एफ एक्स प्लस जी एक्स है, अगर उसको कंबाइन करके मैं उसका इंटीग्रल कर रहा हूँ, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से उसे स्प्लिट कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में एफ एक्स ही पहले निकाल लूँगा डी एक्स के रिस्पेक्ट में, और इंटीग्रेशन में जी एक्स की अलग से निकाल सकता हूँ और फिर उनको ऐड कर सकता हूँ, तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही नीचे फोर्थ है कि अगर मेरा कांस्टेंट ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है एफ एक्स के साथ, तो कांस्टेंट को मैं बाहर निकाल सकता हूँ जैसे इंटीग्रेशन में निकाल सकते थे, और फिर मैं एफ एक्स के इंटीग्रेशन कर सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, कंबाइन कर दी उसने थर्ड और फोर्थ को, ठीक है, और क्या बोल रहा है वो कि मेरे f1 f2 fn जो है सारे मेरे फंक्शंस हैं और k1 k2 कॉन्स्टेंट्स हैं, राइट। तो k1 f1x प्लस k2 f2x प्लस kn fnx dx, इनको कंबाइन करके इंटीग्रल करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले सबको अलग अलग कर लेते हैं इंटीग्रल, और जैसे ही सबका अलग अलग कर लूँगा मैं इंटीग्रल, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सबसे मैं कांस्टेंट बाहर निकाल सकता हूँ। तो मैंने k1 को बाहर निकाल लिया, f1x विद रिस्पेक्ट टू dx, k2 को यहाँ से बाहर निकाल लिया, इंटीग्रल स्प्लिट हो गया f2x, फिर kn को, ऐसे मैं अलग अलग कर सकता हूँ, जस्ट ऊपर वाले हमने कंबाइन कर दी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है जी, स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चंस अपने। एग्जांपल 1, राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन करनी है आपने, इंस्पेक्शन से बताना, ठीक है। तो देखो cos 2x, तो इंस्पेक्शन क्या है, एंटी डेरिवेटिव टाइप का ही होगा ना, क्योंकि इंस्पेक्शन करनी है तो हमें तो डेरिवेटिव्स याद है, डिफरेंशिएशन। अब हमें पता है कि इंस्पेक्शन से कैसे बताऊंगा। देखो मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूँ। पहला तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका, आपको पता है cos x की क्या होती है, प्लस साइन x, तो साइन 2x। अब चेन रूल से मल्टीप्लाई नहीं होता, इसमें क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये क्या बन गई, साइन 2x/2। ये मैं मेरे को जो तरीका था मैंने उससे पहले लिख लिया, अब ये गलत नहीं होगा, राइट। तो अब क्या करेंगे, बाय इंस्पेक्शन, अब आप क्या करो, इसकी क्या करो, d/dx कर दो शो, ठीक है। अब बाय 2 की तो करोगे नहीं, वैसे तो आप बाय 2 की भी कर सकते हो। तो उसने क्या किया, सीधा d/dx साइन 2x की निकाल ली, तो 2 cos 2x आ गई, तो कोई बात नहीं, अब 2 को उठा के यहाँ नीचे कर दो, ख़त्म बात। तो cos 2x चाहिए ना मुझे, तो राइट हैंड साइड में सिर्फ अकेला, तो cos 2x की क्या आ गई, हाफ दिस, हाफ अंदर डाल दो, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है जी। तो आपका ये आ गया, तो इसको हम एंटी डेरिवेटिव का तरीका ही बोलेंगे, इंस्पेक्शन या एंटी डेरिवेटिव। सो देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज हाफ साइन 2/x। ऐसे ही अगला देखो, 3x² प्लस 4x³। सेकेंड पार्ट में देखो 3x² प्लस 4x³ है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालनी है हमने, ठीक है। तो पहले ही हमें इसकी इंटीग्रेशन पता है, 3 हम बाहर निकाल लेंगे, x² की x³ हो जाएगी, +1 करना है ना, 2 + 1/2 + 1, प्लस 4 बाहर निकाल लेंगे, x³ की 3 + 1 4 हो जाएगी, नीचे भी 3 + 1 4 हो जाएगी। तो अब मुझे ये तो पता है, राइट, प्लस c तो आएगा ही आएगा, ठीक है, प्लस c आएगा ही आएगा। लेकिन ये एंटी डेरिवेटिव से कर रहे हैं तो अभी c नहीं लगा रहे हम, क्योंकि अभी सिर्फ एक निकाल रहे हैं, ठीक है, एक फंक्शन निकाल रहे हैं। तो इसमें क्या है
ये 3 से 3 कैंसिल आउट भी हो रहा है, वहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है। तो अब इसको आप डी बाई डी एक्स में लगा दो, तो डी बाई डी एक्स में देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर को लगा दिया, इससे ही आ गया। तो एंटी बाय एंटी डेरिवेटिव किसका हो गया, मेरा एंटी डेरिवेटिव इज दिस, ये मेरा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आसान सा तरीका है। ऐसे ही किसका निकालना है, 1/x का निकालना है। तो आपको 1/x का तो पहले से ही पता है, लॉग ऑफ क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड x। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि आप डी बाई डी एक्स करो लॉग x की, तो 1/x आ जाएगा फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर माइनस x है तो 1/-x आ जाएगा, चेन रूल से -1 हो जाएगा। ठीक है, वो भी 1/x आ जाएगा, राइट। तो दोनों को कंबाइन करके क्या आ जाएगा कि मॉड x का 1/x। सो एंटी डेरिवेटिव क्या बन गया जी, लॉग ऑफ मॉड x। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल 2, फर्स्ट पार्ट एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा एंटी डेरिवेटिव वाला पार्ट हो गया ओवर, कि अब आपने पूरी इंटीग्रेशन को बड़े आराम से समझ के करना और दिमाग में बिठा के करना है, क्योंकि हर टाइप को हम बार बार, जब इन द एंड इतनी खिचड़ी पक जाएगी कि आपको टाइप्स भूल जाएंगी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि हार्डली देयर आर 4 टाइप्स। ठीक है, इनडेफिनेट की मुश्किल से मुश्किल 4 टाइप्स हैं, फिर हम डेफिनेट में बाद में बात करेंगे। फॉर्मूले ज़्यादा हो जाते हैं, टाइप्स कम रहती हैं। तो अब सबसे पहले इनडेफिनेट को इसको देखो कि स्टैंड अलोन, हर क्वेश्चन को आपने ऐसे देखना है कि स्टैंड अलोन क्वेश्चन आया अगर ये पेपर में, तो मैं कैसे करूँगा या करूँगी। अब इसमें क्या है, u बाई वी रूल मेरे पास नहीं है इंटीग्रेशन में, इस बात को याद रख लो। ठीक है, u वी रूल है लेकिन बहुत बाद में आता है। ठीक है, और वो इनडेफिनेट में आता, सॉरी डेफिनेट में आता है सिर्फ, राइट। तो डेफिनेट में आता है कि इनडेफिनेट में, नहीं इनडेफिनेट में भी आता है, सॉरी। तो ये जब तक नहीं आएगा तब तक हमें कैसे हैंडल करना है वो समझो। अब देखो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप एक्स स्क्वायर को दोनों को अलग अलग कर दो कॉमन। तो जैसे ही मैं एक्स स्क्वायर इधर एक्स क्यूब के नीचे लिख दूंगा और -1 के नीचे लिख दूंगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक पावर रह जाएगी x और इधर रह जाएगा x की पावर -2 ऊपर जाके। तो ये क्या हो जाएगा, x और -1 ओवर एक्स स्क्वायर रह जाएगा, है ना, x -1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो क्या बच गया, x माइनस, ये स्प्लिट कर दिया मैंने इंटीग्रेशन को, x की पावर -2। अब सिंपल है, अब ये x की पावर 1 है तो ये x की पावर 2/2 बन जाएगी, 1 + 1 बन जाएगी ना, ये 1 है पावर। और यहाँ पे माइनस, अब x की पावर -2 है तो भी कोई फ़र्क नहीं, +1 करनी हमने तो सिर्फ, नीचे -2 + 1 और एक +c हमने लगा देना है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या बन गया जी, ये मेरा आंसर बन गया ये x²/2 - x ओवर -1 ओवर नीचे कितना आ गया, -1 + c। तो माइनस माइनस प्लस कर दो और x को नीचे ले आओ, तो x²/2 + 1 ओवर x + c। ये मेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो लगाना है लगाना। अच्छा देखो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की कहानी भी देखो, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बन जाती है। देखो जब आप एक बार करोगे इस x को, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो यहीं आ जाएगा, x²/2 + c। इसको 1 डाल लो, फर्स्ट को कर रहे हैं। सेकंड को जब आप करोगे तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फिर अपने आप आ जाएगा, यानी कि प्लस ये जो भी है क्या बन रहा है, ये सॉल्व होके +1 ओवर x बन रहा है ना सॉल्व होके, तो इसमें भी +c2 आ जाएगा। तो ये दो हो रहे हैं, दोनों के कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गए। अब हम इसको कंबाइन करके क्या लिखते हैं, हम इसको कंबाइन करके ये लिख देंगे +c1 + c2। अब c1 + c2 दो कांस्टेंट्स को ऐड करके एक तीसरा कांस्टेंट आ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें बीच में c1 c2 की टेंशन नहीं लेनी है, हमने लास्ट में एक c लगा देना है। सिंपल इंटीग्रेशन करके लास्ट में एक c लगा दो, तो उसका मतलब यही है कि सारे कांस्टेंट्स को ऐड करके हमने लास्ट में एक c लगा दिया। ठीक है जी, तो ये आपको दिखाते हैं। देखो अलग अलग करा, एक c1 आ गया फिर एक c2 आ गया, पूरा प्रॉपर सॉल्व कर लिया लास्ट में। अच्छा वो माइनस का था तो c1 - c2 कर दिया। अब चाहे c1 + c2 हो चाहे c1 - c2 हो, निकल के तो एक ही आएगा, कांस्टेंट ही बनेगा कुछ ना कुछ। तो हमने
क्या करा कि हमने उसको c डाल दिया, ठीक है जी। तो c1 माइनस c2 को हमने क्या डाल दिया, हमने c डाल दिया, तो आंसर मेरा वही रह गया, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस c। तो मैंने पीछे बस इतनी सी गलती कर दी थी क्योंकि मैंने इस माइनस साइन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा था c2 के साथ, ठीक है जी। तो c1 माइनस c2 है चाहे c1 प्लस c2, आपका काम हो जाएगा। तो हम हमेशा लास्ट में एक c लगा देंगे, बीच वाले c1 c2 की टेंशन नहीं लेंगे। सेकंड पार्ट, इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो कुछ नहीं है, ये तो सिंपल ही है, पावर में 1 ऐड करो, पहले तो इंटीग्रेशन दोनों की अलग अलग कर दो, ठीक है। पावर में 1 ऐड करो, नीचे भी 2/3 प्लस 1 करो। अब खाली की क्या होती है x प्लस c, ठीक है। इसको सॉल्व करके x की पावर 5/3 आ गया, और नीचे क्या आया, ये भी 5/3 आया, तो ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा। x दिस प्लस x की रेज़ टू पावर 5/3 प्लस x प्लस c, सिंपल। थर्ड पार्ट में इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है, स्प्लिट कर लो तीनों की, राइट। अब x 3/2 की सिंपल है आपकी, आप प्लस 1 कर सकते हैं पावर में, और नीचे भी 3/2 प्लस 1 कर सकते हैं। 2 बाहर निकल आएगा यहाँ से, और ex की तो ex ही रहेगी। माइनस 1 ओवर एक्स से क्या होती है, लॉग ऑफ मॉड x, राइट, प्लस c एक कॉमन हमने कांस्टेंट लगा दिया, सॉल्व कर लिया बस इसे। तो ये 5/2 जो आएगा, इसका 2 भी ऊपर चला जाएगा, सो 2/5 हो जाएगा। x 5/2, 3/2 प्लस 1 इज 5/2, x की पावर 5/2 प्लस 2 ex एज इट इज माइनस लॉग मॉड x प्लस c। तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। नेक्स्ट इज फर्स्ट पार्ट, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल साइन x प्लस कॉस x। सिंपल, स्प्लिट करो, साइन की क्या होती है माइनस कॉस, कॉस की क्या होती है प्लस साइन प्लस सी, सिंपल आंसर, ठीक है जी। सेकेंड पार्ट में कॉस एक्स कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट खोल लो, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा एक, उसकी अलग कर लेंगे, प्लस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब एंटी डेरिवेटिव से करेंगे क्योंकि हमें पता है कि किसका होता है, कॉट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स, प्लस ये कोसिकेंट एक्स का होता है तो माइनस कोसिकेंट एक्स, सी बाद में है ना, तो सी बाद वाले सारे नेगेटिव हो जाएंगे, प्लस सी, राइट। तो क्या आ गया, माइनस कॉट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी, ये मैंने एंटी डेरिवेटिव से करा, ठीक है जी। ऐसे ही मैं आपको थर्ड पार्ट भी दिखाऊंगा, पहले इसको चेक कर लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये देखो सेकंड थर्ड हमारा आराम से हो गया। इन टेक्निक्स को आप करते रहो, ये टेक्निक्स बहुत काम आएंगी कि इसको हम कैसे हैंडल करते हैं, ये बैक ऑफ द माइंड में माइंड मैप बनाते रहो अपना। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में एक बड़ी सीखने वाली चीज़ है, इसलिए आप स्टार लगाना चाहो तो लगा सकते हो। कॉस स्क्वायर एक्स जब भी नीचे हो तो आप डिवाइड करने की कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों डिवाइड करने की कोशिश करना, क्योंकि 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और साइन ओवर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स होते ही ये सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जिसकी सीधी सीधी एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, tan x, क्योंकि tan x की डेरिवेटिव इज सीकेंट स्क्वायर एक्स। और साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को आज के बाद आप हमेशा इंटीग्रेशन में कैसे लिखेंगे, आप इसको साइन एक्स ओवर कॉस एक्स ले लेना और 1/cos x कर देना, तो ये tan x बन जाएगा और ये सीकेंट x बन जाएगा। तो सीकेंट x tan x लिख देना इसे। अब आपको पता है सीकेंट x tan x किसकी डिफ्रेंसिएशन होती है, सीकेंट x की, तो आपका यहाँ पे सीकेंट x आ गया, ठीक है। माइनस बीच में है, नहीं हमने माइनस नहीं लगाया, ऑलरेडी जो बीच में था वही लिया है हमने, ठीक है, प्लस c। नहीं तो हम क्या करेंगे, आज से पहले हम इसको कुछ cos 2x बनाने की कोशिश करते हैं, ऊपर नीचे है ना, और उसको फिर हैंडल करते हैं, वो नहीं करेंगे आप। कहीं आप कोशिश करो, क्योंकि हमारा क्या ब्रेन जो हमें पता होता है उसी को करते हैं ना। अभी तक हमने क्या सीखा है, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं जी, 1 प्लस साइन एक्स कर लेंगे, 1 माइनस साइन एक्स कर लेंगे, राइट, और एक काट देंगे 1 माइनस साइन एक्स, ना नहीं करना, क्योंकि नीचे 1 प्लस साइन एक्स रह जाएगा, फंस जाएंगे।
तो कॉस स्क्वायर एक्स को जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, आप उसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर एक्स की tan x मिल जाएगी इंटीग्रेशन हमें, और सीकेंट एक्स tan x की हमें माइनस प्लस सीकेंट एक्स, ठीक है, प्लस सी, तो ये मेरी हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 4, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव f ऑफ f डिफाइंड बाय दिस वेयर f0 इज 3। तो f कैपिटल F0 3 है, तो पहले इसका क्या निकाल लो आप, इंटीग्रल निकाल लो। तो इंटीग्रल क्या होगा इसका, अच्छा एंटी डेरिवेटिव बोल दिया उसने, ठीक है। तो मैं चुपचाप क्या करूँगा, इसका पहले तो साइड में अपने आप ही निकाल के देख लूँगा, x4/4 माइनस 6x, ठीक है, 4 कैंसल आउट हुआ, आ गया ये। तो बस अब मैं इसका एंटी डेरिवेटिव दिखा दूंगा आपको कि इसकी डेरिवेशन करके ये आ जाता है, और सॉरी डेरिवेटिव निकाल के ये आ जाता है इसका, ठीक है जी। तो इसका मतलब fx क्या हो गया, fx दिस प्लस सी, राइट, इन सब का डेरिवेटिव इज दिस। तो एंटी डेरिवेटिव निकल गया। अब जब भी आपको ऐसा दिया होगा तो आपका क्या निकल के आएगा, जब f0 आपका दिया कैपिटल F आ गया मेरा इंटीग्रल वाला। अब मैं जब 0 को 3 से इक्वेट, मतलब 0 डाल दूंगा x की जगह और 3 से इक्वेट कर दूंगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये c रह जाएगा, और f0 इज 3, तो c आ गया ना मेरा 3, तो c इज इक्वल टू 3। जब भी आपको ऐसा कुछ दिया होगा वो आपको हमेशा कांस्टेंट निकालने के लिए दिया गया होगा। तो कांस्टेंट जैसे ही मेरा निकल जाएगा तो मेरा fx क्या बन जाएगा, अब c की जगह +3 आ जाएगा, ये जो प्लस c था इसमें +3 आ जाएगा। और अब क्या हुआ, अब नाउ इट इज नॉट फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या मतलब है, जब c की एक वैल्यू आ गई, अभी तक तो c फैमिली ऑफ कर्व्स को शो कर रहा था ना, अब c की मैंने एक पर्टिकुलर वैल्यू ले ली, अब इट इज फैमिली ऑफ कर्व नहीं है, अब ये यूनिक कर्व है, ठीक है। हेंस द रिक्वायर्ड एंटी डेरिवेटिव इज द यूनिक फंक्शन f डिफाइंड बाय। तो हमें इनके मतलब भी समझ आने चाहिए। नेक्स्ट स्टार्ट्स एक्सरसाइज 7.1, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव आपने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से निकालना है, यानी एंटी डेरिवेटिव वाले मेथड से ही निकालना है। तो इसकी मुझे पता है, देखो cos 2x है इसकी आपको वैसे तो सीधी पता होनी चाहिए कि क्या आएगी, माइनस cos 2x/2, ठीक है, ये बड़ा हो गया, वेट फॉर अ सेकेंड, पेन कैलिब्रेट करो, हाँ। तो माइनस cos 2x/2 होगी इसकी। तो अब क्या करेंगे आप, d/dx cos 2x का ही दिखा दो। तो ये कितना हुआ, माइनस साइन 2x/2, तो -1/2 को इधर ले आओ, d/dx cos of 2x इज इक्वल टू साइन 2x रह गया, तो ये अंदर डाल दो, तो -12 cos 2x इज इक्वल टू साइन 2x। तो एंटी डेरिवेटिव आ गया। सो आंसर इज क्या, एंटी डेरिवेटिव हुआ, एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज -12 cos 2x, ठीक है जी। तो बस ऐसे लिख के कर देना आपने। अब cos 3x का आप क्या करोगे, डायरेक्ट बाय देखोगे तो क्या आएगा, साइन 3x, और चेन रूल वाला जो होता है इसमें डिवाइड करते हैं, तो बस इसका ऐसे ही शो कर दोगे आप, तो साइन 3x का आपका काम हो जाएगा, d/dx ऑफ साइन 3x शो कर दो आप, तो cos 3x/3, बस 1/3 इधर ले आओ। तो मैं सीधा ही कर रहा हूँ स्टेप में, 1/3 साइन, आप 2 स्टेप में ले आना, मैं एक ही मिला रहा हूँ, ठीक है। तो बस एंटी डेरिवेटिव आपका ये बन गया है, दिस इज योर आंसर। फिर आता है आपका e⁻² 2x, ठीक है। तो e⁻²x के लिए आप क्या करेंगे, इसका तो देखो e⁻x का e⁻x ही रहता है, चेन रूल से 2 मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 2 डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो d/3 क्वेश्चन यहाँ कर रहा हूँ, तो d/dx ऑफ e⁻²x इज e⁻²x/2,
इस 2 को नीचे ट्रांसपोज करके इधर लाओ और सीधा अंदर डाल दो, एक ही स्टेप में डाल रहा हूँ मैं। हाफ ई की पावर 2x इज इक्वल टू 2x। तो एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया जी, हाफ ई की पावर 2x। ये मेरा आंसर आ गया। फोर्थ में एंटी डेरिवेटिव मुझे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से बताना है। तो मैं अपने मन में ही क्या करूँगा, देखो उसको जैसे मर्जी कर सकते हैं आप इसको। ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ये बेसिकली मैं अपने मन में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एंटी डेरिवेटिव वाले मेथड से करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और पतला करता हूँ पेन को। देखो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं या तो इसको देखो सीधा करता हूँ कि आप इसको खोल लो, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab x। अब इसके इंटीग्रेशन अगर करूँगा तो क्या बनेगी, a स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 बनेगी, इसकी क्या बनेगी प्लस बी स्क्वायर एक्स बन जाएगी, प्लस इसकी क्या बनेगी 2ab बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 बन जाएगी। एक तो ये तरीका है इसका। और दूसरा मेथड क्या है इसका, और दूसरा मेथड ये है इसका कि आप इसको पूरे को एक ही फंक्शन मान लो। तो ए एक्स प्लस बी का 2+1 ओवर 2+1। अब चेन रूल से क्या करते हैं, अगर डिफ्रेंशिएट करता तो ए से मल्टीप्लाई करता ना, तो उस ए से डिवाइड भी तो करूँगा अब। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये 1/3 ए एक्स प्लस बी 3। अब मैं इसी को लेके चलूँगा। ठीक है, तो इसको जब एंटी डेरिवेटिव ढूंढना है मुझे, तो मैं d/dx ऑफ ए एक्स प्लस बी का 3 का करूँगा, सिंपल लेके चलूँगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3ax प्लस बी स्क्वायर डॉट ए। ये पार्टीशन कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अब 3 और a को निकाल के उधर ले चलते हैं। तो 1/3 d/dx ऑफ ए एक्स प्लस बी होल क्यूब इज ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये मेरे को फंक्शन मिल गया है, तो बस 1/3 को अंदर डाल रहा हूँ मैं। सो 1/3 ए एक्स प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो एंटी डेरिवेटिव कितना हो गया। अब आप इसको अगर और ज़्यादा टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो एफ एक्स का आपने किया तो ये एफ आ गया। सो एंटी डेरिवेटिव कितना हुआ, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 ए एक्स प्लस 3 का होल क्यूब। ये मेरा आंसर आ गया जी। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमें बाय इंस्पेक्शन एंटी डेरिवेटिव देना है। तो इसका जो मैं हम करेंगे रफ से में क्या करेंगे कि साइन 2x की होती है माइनस कॉस 2x बाय 2 माइनस 4e3x बाय 3। ठीक है, तो अब इसमें तो ज़्यादा हिलाओ मत, अब तो इस पूरे की इसी की कर दो एक बार में, क्योंकि ये बहुत ही टीडियस सी लंबी सी है। आई विल सजेस्ट कि आप इसकी डायरेक्ट कर दो। तो आप d/dx जिसका निकालेंगे वो यही पूरा लिख दो, माइनस कॉस 2x बाय 2 -4 की जगह आप 12 कर दो सीधा। ठीक है, इसका जब आप d/dx करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखो माइनस कॉस 2x बाय 2 का करेंगे तो माइनस हाफ तो पहले आ जाएगा, कॉस का माइनस साइन 2x आएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई 7 माइनस 12। अच्छा मैंने क्या किया, गड़बड़ कर दी, ये 3 नीचे आएगा भाई, चेन रूल वाला डिवाइड होता है इंटीग्रल में। तो अब आप इसको 4/3 करेंगे, यहाँ पे भी काट के 4/3 करेंगे। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखना है, जब भी ऑटोमेटिक बिहेवियर में जाएगा हमारा माइंड तो वो इंटीग्रेशन, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन हमारे को इतनी अच्छे से याद होती है कि हम उसी की गलती कर देते हैं। तो अब माइनस करके 4/3 बाहर आ जाएगा। सो e3x की e3x डॉट 3 चेन रूल से, तो ये 3 कैंसल आउट हो जाएगा
और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। तो बन गया ना आपका साइन 2x माइनस 4e3x, यही माना है ना। तो बस अब इसमें सिंपली मैं डी बाई डी एक्स एफ एक्स की कर रहा हूँ, तो क्या निकल के आ रहा है, एफ एक्स निकल के आ रहा है। तो एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया मेरा, ये हो गया माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस 4/3 e3x प्लस सी ज़रूर लगाएंगे। अच्छा, पर ये तो एंड डेरिवेटिव था ना, इसमें सी लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक एंटी डेरिवेटिव मांगा है बाय इंस्पेक्शन, तो अभी चल जाएगा बिना सी के। नेक्स्ट इज फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइजेज 6 to 20। अब अगले 6 to 20 क्वेश्चन तक हमें इंटीग्रल्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 4e(x) e⁻3x प्लस 1 dx। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, 4 तो देखो स्प्लिट कर देंगे। तो एक तो क्वेश्चन में मैं लिखूंगा पूरा, उसके बाद स्प्लिटिंग को मैं नहीं लिखूंगा। हम ऑब्वियसली मान के चलेंगे कि हम स्प्लिट कर रहे हैं। 1 dx इधर भी आएगा। ठीक है, स्प्लिट कर दिया। अब 4 बाहर निकाल लेंगे कांस्टेंट, e⁻3x dx प्लस dx, राइट। अब इसके बाद 4e⁻3x e⁻3x की क्या होती है, e3x की 3x और उसके डिफरेंशियल से उसको नीचे डिवाइड, 3x का 3। ठीक है, प्लस c1, ठीक है, प्लस आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, टेक्निकली आप 4 को ऐसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी x हो जाती है, 1 है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, x प्लस c2, राइट। अब हम क्या करेंगे, 4e3x 4/3 कर दो, प्लस x प्लस 4c1 प्लस c2। अब 4c1 प्लस c2 को हम क्या लिखेंगे, 4/3e3x प्लस x प्लस c, वेयर c इज इक्वल टू 4c1 प्लस c2, एक नया कांस्टेंट। तो हम इसको प्रॉपर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये इसका इंटीग्रल हो गया जी, जो हमें दिया गया था। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के बाद, क्योंकि हमें ये प्रॉपर तरीके से ऐसे लिख के दिखाना है हर क्वेश्चन में। अब मैं c1 c2 नहीं लिखूंगा इसके बाद से, क्योंकि c1 c2 ऑब्वियस है और उनको ऐडअप करके c बन जाएगा। तो हम सिर्फ एक c करेंगे, बीच में हम बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, सीधा हम इंटीग्रेशन करेंगे और लास्ट में एक c को ऐड कर देंगे, पर वो करना ज़रूर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब इंटीग्रल करना हमने x² -1 माइनस 1/x² dx। तो इस केस में क्या करते हैं कि या तो आप x² का एलसीएम ले लो, या आप अंदर x² को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक ही बात है। तो डिस्ट्रीब्यूट करते ही क्या आ जाएगा, x² -1 आ जाएगा, x² कट जाएगा और dx। ठीक है, अब ये स्प्लिट हो जाएंगे। अब मैं कुछ भी स्प्लिटिंग वाला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या आ जाएगा जी आपका, x³/3 -1 की कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, और प्लस एक कांस्टेंट यानी कि c। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब डायरेक्ट करते हैं। देखो इसकी क्या होगी, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x² की क्या होगी 2 + 1 यानी x 2 + 1 नीचे, प्लस b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x 1 है तो क्या होगी 1 + 1 ओवर 1 + 1, प्लस c कांस्टेंट है और c के आगे 1 लगा हुआ है तो क्या लग जाएगा, x लग जाएगा। ठीक है, प्लस c। अब ये वाला c जो है कैपिटल C है, कांस्टेंट वाला। ठीक है जी, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये बन गया ax³/3। ठीक है, अब मैं +1 भी नहीं करूँगा, इसके बाद हमें अपने आप ही देखना है कि पावर को ऐड करके नीचे भी ऐड करना है, प्लस b x²/2। इसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे cx प्लस ये c कैपिटल। ठीक है, मेरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है जी 9th क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, इंटीग्रल करना है। तो 2 देखो एज इट इज़ बाहर,
एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब बाय 3 प्लस ई एक्स की ई एक्स ही रहती है प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सीधा सीधा आंसर। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। इसमें क्या कर सकते हैं, देखो रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर है, तो हम इसे खोल लेते हैं यहीं पे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो रूट एक्स कट गया, इंटीग्रल एज इट इज रहेगा, इधर dx रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम बड़े आराम से स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, x की क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय 2, 1/x की क्या होती है log ऑफ मॉड x, माइनस खाली 2 रह गया ना, तो -2 की क्या होगी, 2 बाहर x हो जाएगी प्लस c। सो ये मेरी इंटीग्रेशन हो गई। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन। इंटीग्रेशन निकालनी है हमें x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर dx की। अब एक्स स्क्वायर से क्या करते हैं, थ्रू आउट डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि नीचे वाले एक्स स्क्वायर का तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है, तो थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर से। तो क्या बन जाएगा, जब एक्स क्यूब से करूँगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर। सबके साथ अलग अलग डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 5x स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 4 के साथ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रल। अब इंटीग्रल यहाँ पे क्या होगा, x बच जाएगा, एक्स क्यूब से कट जाएगा dx। ठीक है, बीच बीच में आदत डाल लेते हैं अपनी, भूले ना, ताकि हम एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा 5 रह जाएगा dx। स्प्लिट भी साथ साथ कर रहे हैं, माइनस, अब 4 को बाहर निकाल लो चाहे आप। 1/x स्क्वायर को मैं x की पावर -2 लिख सकता हूँ, 1/x स्क्वायर जो बचेगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इसकी क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ये 5 बाहर आ जाएगा, x रह जाएगा, -4 ऑलरेडी बाहर है, इसकी क्या बन जाएगी, वही बनेगी -2 + 1 ओवर -2 + 1। तो ये बन गई एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x। अब -2 + 1 इज -1, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की पावर -1। तो यही आंसर है, या फिर इसे और करके आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x प्लस 4/x, और प्लस c हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम नहीं भूलेंगे, बिल्कुल लास्ट में हम उसे ज़रूर लगाएंगे। नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन। x³ प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय √x। ठीक है, तो नीचे ही रूट में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कर सकते हैं हम इसे, देखो आप इसे रैशनलाइज भी कर सकते हो, तो वो भी वही बात आ गई, नहीं तो आप सीधा इसे आप √x को डिवाइड कर दो सबसे। तो ये कितना हो जाएगा, x³ की पावर √x लेंगे तो हाफ, प्लस 3 बाहर ले सकते हैं, इसको आप dx से स्प्लिट भी कर दो साथ साथ, 3 बाहर ले लो, x ओवर x हाफ dx प्लस 4 बाहर ले लो, सो 1/x की पावर हाफ dx। राइट, अब अगले स्टेप में कितनी आ जाएगी है, 3 माइनस हाफ हो जाएगी जी, प्लस 3 x 1 माइनस हाफ तो हाफ ही हो जाएगी dx प्लस 4, इधर आपकी x की माइनस हाफ हो जाएगी। अब 3 माइनस हाफ को यहीं पे ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं कि कितना आएगा ये, 3 माइनस हाफ इज 3 2 6, 5/2 बन जाएगी ये पावर। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि 5/2 करेंगे तो क्या होगा, 5/2 + 1 ओवर 5/2 + 1 प्लस 3 बाहर, x हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस 4x माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। अब इनको यहीं कैलकुलेट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 5/2 + 1 इज 7/2 है ना, तो ये 7/2 हो जाएगा, नीचे भी 7/2 आ जाएगा, फिर ये 3/2 हो जाएगा, हाफ प्लस 1
और माइनस हाफ प्लस 1 इज सिंपली हाफ हो जाएगा। तो इसमें क्या बन जाएगा, x 7/2। अब नीचे क्या बनेगा 7/2, तो 7 तो यहाँ लिख दूंगा, बाई 2 का 2 ऊपर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, प्लस ऐसे ही 3x 3/2, 3/2 का 3 नीचे और 2 ऊपर आ जाएगा, प्लस 4x हाफ 1 नीचे 2 ऊपर। ठीक है जी, तो क्या बन गया ये, और फाइनल आंसर किस शेप में आ गया मेरा, यह आ गया 2/7 x 7/2 प्लस ये 3 कैंसिल आउट कर दो, 2x 3/2, इधर कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, प्लस 8 रूट में हाफ प्लस एक c लगाना नहीं भूलेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन, x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 की इंटीग्रेशन करनी है मुझे। तो अब u बाई वी है नीचे, कुछ को हमारे पास डायरेक्ट तो है नहीं चीज़, तो x माइनस 1 को मुझे यहाँ से ख़त्म करना है। तो देखो क्या कर सकता हूँ मैं, ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इनके पेयर्स बना लूँ, x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं x³ माइनस x² ओवर x माइनस 1 अलग ले लूँगा, प्लस x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 को मैं अलग कर लूँगा। ठीक है, इस स्टाइल से कर लिया। तो इससे क्या होगा, अब मेरा यहाँ पे x कॉमन ले लो, आप x² कॉमन ले लो, x माइनस 1 आ गया ओवर x माइनस 1 dx, प्लस स्प्लिट भी साथ साथ ही कर रहा हूँ, ये 1 हो जाएगा, x माइनस 1 कट के, राइट, तो ये dx आ गया। तो यहाँ पे भी x माइनस 1 कट गया। ठीक है जी, अब ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास x² dx, x² dx की कितनी हो गई, x² dx प्लस dx। ठीक है, तो बस आंसर ही लिखना अब तो मुझे, x³ ओवर 3 प्लस x प्लस c, ये मेरी इंटीग्रेशन होगी जी। नेक्स्ट इज 14th, 1 माइनस एक्स रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इसमें जब ऊपर रूट हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसमें क्यों नहीं आती कि हम उसको आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट भी क्यों करना है, क्योंकि अभी हमें u इंटू वी नहीं आता है ना, तो हम इसे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कितना हो जाएगा जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस, अच्छा रूट एक्स को आप एक काम करो हाफ लिख लो, एक्स की पावर हाफ माइनस एक्स, अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 1/2 हो जाएगी ना पावर, और dx। अब ये सिंपल बन गया, अब इसको स्प्लिट कर लो, x की पावर हाफ माइनस, अच्छा dx भी ले लो, माइनस x की पावर 3/2 dx। अब सिंपल है जी, अब आपको जस्ट इसे, ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1, 3/2 हो जाएगा ना ये, माइनस x, ये 3/2 प्लस 1 5/2 हो जाएगा, प्लस c तो चलेगा ही चलेगा। तो इसमें लास्ट स्टेप में क्या रह जाएगा बस, अच्छा ऊपर क्या है x 3/2, नीचे भी 3/2, तो 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, माइनस इधर क्या है x 5/2, नीचे भी 5/2, 2 इधर आ गया, प्लस c। तो यही मेरा आंसर बन गया जी। अगला 15th क्वेश्चन देखो, पीछे की तरह ही है, रूट चाहे एक से मल्टीप्लाई हो चाहे बहुत सारों से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खोल देते हैं हम इसे, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, x की पावर हाफ है ये, तो 3x 2 प्लस हाफ प्लस 2x 1 प्लस हाफ, रूट x मल्टीप्लाई करेंगे ना सबके साथ, और 3 रूट x यानी कि 3x हाफ। ठीक है, dx तो ये है ही। तो अब इसे आप स्प्लिट भी करेंगे, एक बार लिख लेते हैं बस जस्ट इसे, ये 3/2 हो गया, ये 3/2, अच्छा सॉरी ये फिर 3/2 नहीं होगा, 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 5/2 है, दिस इज 5/2 प्लस 3x 1/2,
विद रिस्पेक्ट टू dx। अब इसको करना शुरू करते हैं। 3x 5/2 प्लस 1 7/2, नीचे भी 7/2, तो 2 मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस 2 x 3/2 प्लस 1 इज 5/2, नीचे 2 5 इधर आ जाए, सॉरी 5 आएगा 2 उधर चला जाएगा, 5/2 लिखना है तो 2 इधर आ जाएगा, प्लस 3x हाफ, x 3/2 1/2 प्लस 1 3/2 इधर आगे आ जाएगा, प्लस c। तो इसको अब रीअरेंज करके लिख देते हैं। 3 2 6 6/7 x 7/2 प्लस 4/5 x 5.2 प्लस 6, अब 3 से काट दो, 2x 3/2 प्लस c। ये मेरी इंटीग्रेशन हो गई जी। क्वेश्चन नंबर 16, 2x माइनस 3 cos x प्लस ex विद रिस्पेक्ट टू dx करनी है। 2x की क्या होगी, 2 बाहर, x²/2 माइनस 3 cos x की 3 बाहर, cos x की क्या होती है जी, sin x, माइनस sin x मत करना, वो डिफ्रेंसिएशन होती है, प्लस ex की क्या होती है, ex प्लस c, खत्म, ये 2 से 2 काट दो। सो आंसर क्या आ गया आपका, x² माइनस 3 sin x प्लस e⁻x प्लस c। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x dx। तो इसकी क्या होगी जी, 2 बाहर, x² की x 3/3 माइनस 3 sin x में 3 बाहर, अब sin x की माइनस cos x होती है इंटीग्रेशन, प्लस 5 बाहर, x की पावर हाफ है तो x की पावर हाफ प्लस 1 3/2, 3 इधर और 2 हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3/2 में 2 ऊपर चला जाएगा ना, प्लस c। ओके, अब इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस 10/3 x 3/2 प्लस c। दिस इज माई आंसर। नेक्स्ट है जी 18th क्वेश्चन, secant x प्लस tan x dx। अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। क्या ध्यान देना है कि जैसे ही आप ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या चीज़ बन सकती है। देखो, जैसे ही आप ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो secant² x प्लस secant x tan x, राइट। अब हम इसको स्प्लिट कर लेंगे। तो क्यों स्प्लिट करेंगे, क्योंकि secant² x की मेरे पास है एंटी डेरिवेटिव और secant x tan x का भी है मेरे पास, ठीक है। तो secant² x का क्या है मेरे पास, tan x की डिफ्रेंसिएशन होती है ना secant² x, मैं ऐसे याद रखता हूँ, ठीक है जी। प्लस secant x tan x किसकी होती है, secant x की होती है, secant x की डिफ्रेंसिएशन जो होती है वो secant x tan x होती है। तो secant x tan x की इंटीग्रेशन क्या हुई, secant x प्लस c, बस सॉल्व हो गया। तो एंटी डेरिवेटिव से ये बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट इज 19th क्वेश्चन, secant² x ओवर cosecant² x dx, ठीक है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, secant² x ओवर, एक काम करते हैं इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो secant² x कितनी हो जाएगी जी, 1/cos² x, और cosecant² x कितनी हो जाएगी, 1/sin² x, तो साइन ऊपर चला जाएगा। अच्छा, cosecant नहीं था, 1 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे dx। तो बेसिकली क्या बन गया ये, tan² x। अब tan² x का तो मेरे पास डायरेक्ट कुछ नहीं है, ना ये किसी की डिफ्रेंसिएशन होती कि मैं एंटी डेरिवेटिव लगा दूं। तो एक काम करते हैं, tan² x को हम एक रूल बना लेते हैं कि हमेशा किस में चेंज कर देंगे, आइडेंटिटी से secant² x माइनस 1, ठीक है, क्योंकि secant² x की मेरे पास अवेलेबल है एंड दैट इज tan x। तो secant² x की क्या होगी जी,
10x, राइट। -1 की क्या होगी -x प्लस सी। सो ये मेरा इंटीग्रेशन बन गई। क्या रूल याद रखेंगे आज के बाद कि जहाँ पे भी हमें tan स्क्वायर x मिलेगा वहाँ पे हम उसे कन्वर्ट कर देंगे secant स्क्वायर x में, और ये रूल 90% टाइम्स या उससे भी ज़्यादा चल जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 20, 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। तो इसमें देखो हम cos स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट, क्योंकि cos स्क्वायर से डिवाइड करके हमें secant स्क्वायर मिलता है ना। तो अगर मैं इसको 2 ओवर cos स्क्वायर x कर देता हूँ -3 sin x ओवर cos स्क्वायर x कर देता हूँ dx, तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ जो कि secant स्क्वायर x बन जाएगी, माइनस ये चीज़ क्या बनेगी। देखो इसको अब आपने क्या करना है, sin x अपॉन cos x एक कर लो और 1 ओवर cos x एक कर लो dx। इससे क्या होगा कि secant स्क्वायर x -3 ये क्या बन गया tan x, और ये क्या बन गया secant x। तो पहले secant x लिख लो, फिर tan x dx। अब आसान है, जैसे आप स्प्लिट करोगे तो secant स्क्वायर x का क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव tan x, माइनस secant x tan x का क्या होता है, secant x प्लस c। ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है साइन ओवर cos स्क्वायर x को हम ये ऑलमोस्ट एक बेंचमार्क मान सकते हैं कि हमने ये करना है। अच्छा देखो ये 2 छूट गया मेरा, इस 2 को प्लीज़ अमेंड कर लो। ये 2 यहाँ पे छूट गया, ये वाला, ये 2 यहाँ भी है, तो ये 2 एक लास्ट तक आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ माय आंसर। तो मैं वो बेंचमार्क क्या बोल रहा था कि साइन ओवर कॉस, और इसको साइन ओवर कॉस स्क्वायर को अब हम यही काम करेंगे, 1 ओवर कॉस स्क्वायर का हमेशा अब हम यही काम करेंगे, रफली ये स्टैंडर्ड ही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल्स टू। अब आपने एंटी डेरिवेटिव करना है, मतलब आपने इसको इंटीग्रेट करना है। तो x की पावर हाफ का कितना होता है, x की पावर 3/2 ओवर 3/2, तो 2 इधर चला जाएगा, प्लस x की पावर ये कितनी आ जाएगी, ये x की पावर -1/2 है। तो जब आप +1 करेंगे तो हाफ आ जाएगी, और नीचे भी हाफ, तो 1 2 ऊपर आ जाएगा, प्लस c तो हम लगाएंगे। तो क्लोजेस्ट आंसर कौन सा बैठ रहा है, 2/3 इन c और d में बन रहा है, 2/3 x 3/2। अच्छा इसने 2/3 लिखा है तो c ऑप्शन बन रही है जी हमारी, प्लस 2x हाफ प्लस c, बिल्कुल c ऑप्शन इज माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, इफ d by dx of fx is equal to this such that f2 is equal to 0 then fx is। तो हमें डिफरेंशियल दिया हुआ है ये, ठीक है, यानी इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो fx आएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या है, इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे तो fx आ जाएगा ना। तो ये हो जाएगी 4x4/4 -3x, -4 + 1 इज -3, और नीचे भी -3 प्लस c, ठीक है। नाउ दिस इज माय fx। अब उसने क्या बोला है, f2 जो है वो 0 है, तो 2 डाल देते हैं तो 0 हो जाएगा। इधर 2 डाल देंगे तो क्या आएगा, 4 से 4 तो वैसे ही कट गया, 16 माइनस प्लस कर लेते हैं, ये दोनों से प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, और 1 ओवर एक्स क्यूब नीचे है, तो 1 ओवर 2 का क्यूब इज़ 1/8 प्लस c, ठीक है। तो इसको अब c को उधर ले जाओ या माइनस में आंसर आ जाएगा 16 8 128, 128 + 1 129, तो c मेरा -129 ओवर 8 आ गया। तो देखो ये c में 2 ऑप्शंस बन रही हैं, तो बाकी 2 से पता चल जाएगा x4 प्लस, अब क्या बन गया मेरा फंक्शन, x4 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस c की जगह मैं -129 ओवर 8 लगा देता हूँ। तो ये तो गलत है, ये तो नहीं है, दिस इज़ माय ऑप्शन।